गजबपुर नाम के गांव में चेतन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मुर्गी की छोटे बच्चों का व्यापार करता था। चेतन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और बोला भी बड़ी आसानी से किसी भी बातों में आ जाता है। ऐसे आदमी का तो कोई बेवकूफ भी फायदा उठाना पसंद करता है। चांदनी, मैं जाकर बच्चों को दाना डालकर आता हूँ। ये भी ना, इन्हें हर छोटी बात बताना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुफ्त में मांग ले तो किसी को मत देना। चेतन अपनी पत्नी की हर बात पर सिर्फ मुस्कुराकर चला जाता था और अपना ज्यादातर वक्त अपने मिनी चिकन्स के साथ ही गुजारता था। आजा मेरे बच्चे, सुबह से भूखे हो, आकर तुम सबका पसंद का दाने खा लो। आज तुम्हें दूसरे व्यापारी के पास भेजना है। लगता है मेरे ही बारे में बातें हो रही है। तुम अपने मिनी चिकन्स का काफी अच्छे से ख्याल रखते हो। अगले हफ्ते में मुझे 1 लाख और चिकन्स चाहिए। ऐसे चेतन का व्यापार भी काफी अच्छे से चलता था। चेतन के मिनी चिकन फार्म के सामने वसंत नाम का एक चालाक व्यक्ति रहता था जो हर वक्त चेतन को ठगने के बारे में सोचता रहता था। 1 लाख मिनी चिकन्स, एक मिनी चिकन का 5 रुपए, मतलब 1 लाख का मिनी चिकन का 5 लाख रुपए। ये बेवकूफ इतने सारे पैसे कमाता है, फिर भी इतना गरीब कैसा है? ये तो वैसे भी धनवान होने से रहा। मुझे ही कैसे भी करके इसका इस्तेमाल करके धनवान बनना होगा। ऐसे अपने गलत इरादों की योजना बनाकर वसंत एक दिन रात को चेतन के सारे मिनी चिकन्स चुरा लेता है। चेतन उसके मिनी चिकन्स परेशान ना हो इसलिए उन्हें सफेद रंग में ही रखता था। वसंत के वो चुराए हुए चिकन्स चेतन पहचान ना ले, इसलिए वो उन सारे चिकन्स को अलग अलग रंग में रंग देता है। अगले दिन सुबह चेतन अपने मिनी चिकन्स फार्म में आकर देखा तो वहाँ पर एक भी चिकन नहीं था। मेरे सारे चिकन्स कहाँ पर चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहते हुए चेतन काफी देर तक अपने मिनी चिकन्स को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। उदास होकर घर लौट रहे चेतन को वसंत के घर से मिनी चिकन्स की आवाज आती है। वसंत, लगता है मेरे मिनी चिकन्स गलती से तुम्हारे घर में आ गए हैं। क्या तुम उन्हें वापस कर सकते हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हर मिनी चिकन तुम्हारा ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तुम्हारे मिनी चिकन सफेद थे और मेरे रंगे हैं। तुम्हारी बात भी सही है वसंत। ऐसा सवाल करने के लिए माफ करना। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए चेतन अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से सारी बात कहता है और ये भी कहता है कि वसंत ने रंगीन मिनी चिकन्स का बिजनेस शुरू किया है। वो बात सुनते ही चांदनी समझ जाती है कि उनके चिकन्स गायब होने के पीछे वसंत का ही हाथ है। गए हुए चिकन्स को कैसे वापस लेकर आना है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप दुखी मत हो। मैं दुखी इस बात से हो रहा हूँ चांदनी, अगर वक्त पर पैसा नहीं दिया तो स्कूल बंद हो जाएगा। चेतन और उसकी पत्नी अपनी कमाई का
90% हिस्सा उस गांव में उन्होंने ही जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया था उसे चलाने में इस्तेमाल करते हैं। चेतन को अब उसी बात की फिक्र है कि अगर पैसे नहीं दिया तो स्कूल बंद करना पड़ सकता है। चेतन की पत्नी होशियारी से उस व्यापारी को बुलाकर उसे सारी बात बताती है और अपनी योजना भी बताती है। योजना के मुताबिक वो व्यापारी वसंत से संपर्क करके उसे 1 लाख मिनी चिकन्स एक ब्लू ट्रक में बेचने को कहता है। वसंत वैसे ही करता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते हैं। वसंत व्यापारी से पूछने पर वो कहता है कि उसने तो कोई ट्रक बेचा ही नहीं है। ऐसे वो व्यापारी चेतन के पैसे चेतन को दे देता है। उसके बाद चेतन वसंत को सारी बात बताकर उसे स्कूल के बारे में भी बताता है। तब उसे अक्ल आती है। मुझे माफ कर दो चेतन भाई, मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ हो, इसलिए इतने पैसे कमाने के बावजूद भी धनवान नहीं हो पा रहे हो। लेकिन तुम तो मेरे सोच से भी ऊपर महान निकले। ऐसे वसंत चेतन से माफी मांगकर अच्छे से रहने लगते हैं। एक गांव में हरिया नाम के एक गरीब किसान अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चों मुन्नी और बंटी के साथ एक झोपड़े में रहता था। किसान बहुत गरीब था। उसके पास एक बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। वो जमीन भी इतना बंजर थी कि उस पर हल चलाना नामुमकिन था। एक दिन हरिया अपने खेतों के सामने खड़े होकर बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी आकर बोलती है कि क्या हुआ जी, इन खेतों को ऐसे क्यों देख रहे हो? शांति, मैं ये सोच रहा था, एक बूढ़े बैल और इस बंजर जमीन के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। बैल बूढ़े होने के कारण कुछ काम भी नहीं कर सकता। अब कैसे इन खेतों को जोते? आप परेशान ना हो, ऊपर वाला एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। फिर देखना, नया बैल भी आएगा और इस खेत पर फसल भी होगी। तभी उनके दोनों बच्चे वहाँ आ जाते हैं। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। बताओ ना, हम कब स्कूल जाएंगे? मेरे बच्चों, हम अभी तुम्हें स्कूल में पढ़ने नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे पास किताबों और बाकी सामान खरीदने के पैसे नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस स्कूल जाना है तो जाना है। मुन्नी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे बंटी भी चला जाता है। ऐसे खाली बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ तो काम करना ही होगा। मैं अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल जरूर भेजूंगा। हरिया काम की तलाश में निकल जाता है। वो सीधा मनोहर के खेतों पर पहुंचता है। वहाँ मनोहर अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहा था। मनोहर भाई, जरा सुनो। हाँ, बोलो, क्या काम है? और हाँ, जल्दी से बोलो, मेरे पास समय नहीं है। मनोहर भाई, मुझे कुछ काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कल ही मैं एक आदमी को काम पर रखा है। अगर तुम कल आते तो मैं जरूर तुम्हें ही काम पर रख लेता। अच्छा, कोई बात नहीं।
मैं चलता हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास अपना खेत होते हुए भी तुम कहीं और काम तलाश रहे हो? उस पर खेती बाड़ी करो, नहीं तो बेच लो। मैं उसे खरीदने के लिए अभी तैयार हूँ। वो जमीन मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, उन्हें मैं कभी नहीं बेचूंगा। इतना बोलकर हरिया आगे निकल जाता है। पूरा गांव घूमने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक कर हार कर हरिया वापस अपने घर आता है। कोई काम मिला जी? कहीं काम नहीं मिला और मैं तो बहुत थक गया हूँ। बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। जैसे ही हरिया खाना खाता है, तभी बाहर बैठा बैल जोर जोर से आवाज निकलने लगाता है। रुक जाओ, अभी आता हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख है। आज मैं तुम्हें अपने खाने से खिलाना कैसे भूल गया? आप रोज अपने खाने का आधा हिस्सा इस बैल को खिला देते हैं। आज खाना तोड़ा है, आज मत खिलाइए। मैं इसे अभी घास डाल देती हूँ, वो खा लेगा बैल। शुरू से जो नियम है मेरा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मेरा खाने का आधा हिस्सा मेरा बैल का ही होगा हमेशा। इतना बोलकर हरिया अपनी थाली से आधा खाना बैल को खिला देता है। फिर सभी सो जाते हैं। आधी रात का समय था। दो चोर, संता बंता नाम के दो चोर चोरी करके भागते भागते हरिया के खेतों में घुस जाते हैं और डर के मारे चुराया हुआ सारा पैसा और गहने वही हरिया के खेतों में गड्ढा देते हैं। ऐसा हो, अभी तो हम इस चोरी के सामान को यही गांठ देते हैं। कल रात को आएंगे और इसे यहाँ से निकल लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर इस चोरी के सामान के साथ अभी किसी ने हमें इधर देख लिया तो बड़ी मार पड़ेगी। अगली रात में वो वापस आते हैं अपना सामान ढूंढने, पर वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने चोरी का सामान कहाँ गाड़ा था। पूरा खेत खोद मारा, पर चोरी का सामान कहीं नहीं मिला। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? हमें कोई निशानी बनानी चाहिए थी उस जगह पर जहां हमने वो सामान गाड़ा था। थक कर हार कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही हरिया की नजर जब अपने खेतों पर जाती है तो वो हैरान ही रह जाता है। तभी बैल उसी जगह खोदने लगाता है जहाँ चोरों ने चोरी का सामान गाड़ा था। थोड़ी ही देर में गड्ढे से एक पोटली बाहर आ जाती है। हरिया उस पोटली को खोलकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाता है। शांति, जल्दी आओ बाहर। उसकी पत्नी भी इतना सारा पैसा और गहने देखकर दंग रह जाती है। इतना सारा पैसे और गहने कहाँ से आए? ये सब हमारे इस बैल ने ही ढूंढा है। मुझे अब समझ में आया क्यों पिताजी बोलते थे कि बेटा, इस जमीन को कभी नहीं बेचना। ये तुम्हें एक दिन सोना उगल कर देगी। जरूर पिताजी ने ही इसे यहाँ गाड़ा होगा। अब हम खेत भी जोत सकते हैं और अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। हमारी गरीबी अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
फिर क्या था, अगले ही दिन हरिया 2 नए बैल और खरीद लाता है और अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करा देता है। हरिया की पूरा परिवार अब खुशी की जिंदगी जीने लगा।